नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिथियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप इस सीरीज से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत इस सीरीज से आप जुड़ें, क्योंकि जितना कम समय आपकी इस परीक्षा में है, इतने कम समय में प्रैक्टिस क्लास ही एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्लास की आज की जो क्लास है ये 5वीं क्लास है और आज की क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तंत्रों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे अक्सर छात्र आसान समझ करके छोड़ देते हैं, उसका अध्ययन कम करते हैं और आजकल परीक्षाओं में ज़्यादातर जो सवाल उठाए जाते हैं वो इसी तरीके के टॉपिक से उठाए जाते हैं। आज की इस क्लास में डीपीएसपी से बनने वाले उन तमाम सवालों को सम्मिलित किया गया है जिनके परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। इसका सही आंसर होगा भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसके आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में अर्थात भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से तात्पर्य होता है कि यह संविधान के द्वारा राज्यों को दिया गया एक निर्देश होता है जिसके आधार पर राज्यों को आने वाले कानूनों को बनाना होता है। अर्थात राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा तो वो सर्वप्रथम यह देखेगा कि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसे लागू कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित होते हैं, अर्थात इनके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कनाडा। इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है यह आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है और आयरलैंड के संविधान में यह स्पेन से लिया गया था। अर्थात सर्वप्रथम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो मिलता है वो स्पेन के संविधान में मिलता है, लेकिन भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है यह मुख्यतः आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान की मूल आत्मा कहा है? ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन, केसी व्हीलर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एमएन राय। इसका सही आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। इसका सही आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशकों के समान है। अगला है निर्देशक तत्व न्यायोचित है। अगला है इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला है निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसका सही आंसर होगा निर्देशक तत्व न्यायोचित है। अर्थात निर्देशक तत्व न्यायोचित है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही कथन नहीं है। अर्थात निर्देशक तत्व जो होते हैं ये गैर न्यायोचित होते हैं, इनके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, अर्थात इनकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं होती है। इसके अलावा निर्देशक तत्व जो होते हैं, इसके अलावा निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में जो अनुदेशक हुआ करते थे उनके समान है। इसके अलावा इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी होता है तथा निर्देशक तत्व जैसा कि अभी मैंने बताया था कि निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला सवाल है कि डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है डीपीएसपी में, और इसमें
वही परिभाषा दी गई है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। सेम वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी डीपीएसपी के दौरान दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 36। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 38 का 2 के तहत राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानताओं को समाप्त करेगा। यह प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 45वां संविधान संशोधन 1980 और 86वां संविधान संशोधन 2002। डीपीएसपी के अनुच्छेद 38 जो है यह कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानताओं को समाप्त करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस 38 में कुल 2 क्लोज हैं। ये जो हमने कोटेशन बोला है इसके कुल 2 क्लोज होते हैं, जिसमें पहला क्लोज जो है वह है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। ये इसका 38 का पहला क्लोज है। इसका जो दूसरा क्लोज है जिसमें कहा गया है कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानताओं को समाप्त करेगा। तो ये जो दूसरा क्लोज है 38 का, इसे भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था और यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 क के तहत राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 45वां संविधान संशोधन 1980 और 86वां संविधान संशोधन 2002। डीपीएसपी का 39 क जो कि यह कहता है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। इसे 39 में बाद में जोड़ा गया था और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी में अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, अनुच्छेद 47, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? किस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? ऑप्शन है उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा समाजवादी सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक जो भी अनुच्छेद हैं इन्हें प्रमुखतः 3 सिद्धांतों में बांटा गया है: उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50 और 51 आते हैं। इसके अलावा गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46 और 48 आते हैं। इसी तरीके से जो समाजवादी सिद्धांत है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39, 39 क, 41, 42, 43, 43 क और 47 जो अनुच्छेद हैं ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 47 जिसमें ये कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह एक प्रकार से समाजवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। तो सही आंसर होगा समाजवादी सिद्धांत। अगला सवाल है कि ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? ग्राम पंचायतों का गठन मुख्यतः गांधी का एक उद्देश्य रहा था, तो यह मुख्यतः गांधीवादी सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन करता है। सही आंसर होगा गांधीवादी सिद्धांत। इसी सिद्धांत को लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है और अब ग्राम पंचायतों का गठन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया जाता है। यह मुख्यतः अनुच्छेद 40 को ही लागू करने का एक प्रावधान रहा था। 43वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक वैधता प्राप्त होती है। तो सही आंसर होगा गांधीवादी सिद्धांत। अगला सवाल है, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में दिया गया है?
ऑप्शन है अनुच्छेद 39 क, 39 ख, 39 ग और 39 घ। इसका सही आंसर होगा 39 घ। अनुच्छेद 39 में कुल 6 प्रकार के कर्तव्य राज्यों को बताए गए हैं, जिसमें 39 के क में कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार देगा। 39 के ख में यह कहा गया है कि राज्य सामूहिक हित के लिए सामुदायिक एवं भौतिक संसाधनों का समान वितरण करेगा। 39 के ग में यह कहा गया है कि राज्य धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा, तथा 39 के घ में यह कहा गया है कि राज्य पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। इसी के 5वें भाग में कहा गया है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलात् श्रम से संरक्षण राज्य प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर होगा 39 का घ। 39 के घ में पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, जो कि राज्य के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के च के रूप में कब जोड़ा गया। मैंने बताया था कि 39 में कुल 6 प्रकार के कर्तव्य राज्यों को बताए गए हैं, जिसमें से 39 च जो कि छठा कर्तव्य है, जिसमें कहा गया कि राज्य बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बाद में जोड़ा गया था और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल है कि राज्य अपने सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 45 यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ऑप्शन है उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उदारवादी सिद्धांत। अगला सवाल है कि राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में वर्णित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल बनता है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे आप ठीक से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में यह कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना राज्य का कर्तव्य होगा। सही आंसर होगा अनुच्छेद 50। अगला सवाल है कि राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 46 यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर के जीवन भर महात्मा गांधी संघर्षरत रहे और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसका सही आंसर होगा गांधीवादी सिद्धांत। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के अंतर्गत आता है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन है अनुच्छेद 48, 49, 50 और 51। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 यह कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा। ये अनुच्छेद 51 में कहा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है ये डीपीएसपी के अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। सही आंसर होगा अनुच्छेद 51। अगला सवाल है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। अनुच्छेद 43 यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। कुटीर उद्योगों को भी महात्मा गांधी प्रोत्साहित करते थे और उनकी इस विचारधारा को भी डीपीएसपी के आर्टिकल 43 में स्थान दिया गया है। तो यह भी मुख्यतः गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। इसका सही आंसर होगा गांधीवादी सिद्धांत। अगला सवाल है कि राज्य रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों
और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। यह प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A के रूप में कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 46वां संविधान संशोधन 1982, 45वां संविधान संशोधन 1980, 44वां संविधान संशोधन 1978 और 42वां संविधान संशोधन 1976। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48 में संशोधन किया गया। 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से कराना राज्य का कर्तव्य होगा। इसी के दूसरे भाग में, जिसे बाद में जोड़ करके इसमें रखा जाता है, कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। ये 48 का में जोड़ने वाला, यह 48 में बाद में जोड़ा गया और इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? ऑप्शन है अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 37। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ा गया कि राज्य बचपन की देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा? ऑप्शन है 46वां संविधान संशोधन 1982, 86वां संविधान संशोधन 2002, 44वां संविधान संशोधन 1978 और 42वां संविधान संशोधन 1976। इसका सही आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन रहा था। इसी संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 से ही जोड़ा गया, जो कि कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसी संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर अनुच्छेद 51 के ए में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि कहता है कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। और इसी संशोधन के द्वारा डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया और यह कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह बचपन की देखभाल के अलावा 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना भी इसका कर्तव्य होगा, क्योंकि पहले अनुच्छेद 45 में यह कहा गया था कि 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, जिसमें से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर दिया गया और इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A के तहत रख दिया गया। जो शेष बचा वो था 0 से 6 वर्ष। तो 0 से 6 वर्ष वाला जो प्रावधान है ये अभी भी अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में राज्य का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने को प्रोत्साहन देगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 48। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 48। अगला सवाल है, निदेशक तत्वों के संबंध में यह कथन किसका है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है? यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा चुका, महत्वपूर्ण सवालों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है टी कृष्णामाचारी, के शाह, के व्हीलर और जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा के शाह। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस के निर्णय में कहा कि निदेशक तत्व एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? ऑप्शन है गोलकनाथ मामला 1967, चंपाकम दोराई राजन मामला 1951, SR मुंबई मामला 1994 और केशवानंद भारती मामला 1973। इसका सही आंसर होगा चंपाकम दोराई राजन मामला। इस तरीके के सवाल डीपीएसपी में से जब भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर छात्र इसको गलत कर देते हैं।
क्योंकि इस तरीके के सवाल जो भी बनते हैं वो डीपीएसपी और फंडामेंटल में जो टकराव होता है वहां से बनने वाली ये सवाल है। शुरुआत में निदेशक तत्वों के अंतर्गत जो भी प्रावधान दिए गए हैं, सरकार उन्हें जब लागू करना शुरू की तो वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही थी, और यहीं से इस तरीके के विवाद का जन्म होता है कि यदि निदेशक तत्वों को लागू किया जाता है और उससे अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अलग अलग केसों के माध्यम से अलग अलग समय में इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। मेरे द्वारा जब भारतीय राज्य व्यवस्था को विस्तृत तौर पर कराया जाएगा वहाँ पर इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस पर इतनी विस्तृत तौर पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि समय का अभाव है। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 31 ग अर्थात 31 सी को जोड़ा गया। ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन 1971, 25वां संविधान संशोधन 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971 और 27वां संविधान संशोधन 1971। इसका सही आंसर होगा 25वां संविधान संशोधन 1971। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लेकर के। 25वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 31 सी को जोड़ा गया, और 31 सी यह व्यवस्था करता है कि अनुच्छेद 39 का ख और 39 का ग में जो प्रावधान दिए गए हैं इसमें मुख्यतः समाजवादी निदेशक तत्वों को लागू किया जाता है। तो समाजवादी निदेशक तत्वों को लागू कराने वाली किसी भी विधि को इस आधार पर अवैध नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 जिसमें विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है, इसके अलावा अनुच्छेद 19 जिसमें वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संचरण से संबंधित 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं की बात की गई है, और इसके अलावा अनुच्छेद 31 जो कि उस समय हुआ करता था संपत्ति का अधिकार के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। अर्थात सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 39 के ख और ग में जो प्रावधान दिए गए हैं इनको अगर लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह बात अनुच्छेद 31 के सी में कहा गया है। इसके अलावा 31 के सी में ही एक दूसरा क्लॉज ये कहता है कि ऐसी नीति को प्रभावी बनाने की घोषणा करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह ऐसी किसी विधि को प्रभावी नहीं करता है। अर्थात सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि 31 सी यह कहता है कि 39 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है कि 39 का ख और ग को यदि लागू किया जाता है और उसे लागू करते हुए अगर यदि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन होता है तो यह उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान रहा है और इसको जोड़ा गया है 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप पीछे जाकर के दोबारा सुन लेंगे और ठीक तरीके से इसे समझ लेंगे। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन के तहत निदेशक तत्वों की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1977, 44वां संविधान संशोधन 1978 और 45वां संविधान संशोधन 1980। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह कहा गया कि निदेशक तत्वों की प्राथमिकता और सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी रहेगा। एक बार और समझिए इसको कि यदि सरकार के द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू किया जाता है और ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में राज्य के नीति निदेशक तत्व अधिक प्रभावी होंगे। तो ये बात जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल है, किस केस के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है, यह आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं, यह एक रथ के 2 पहिए के समान है तथा एक दूसरे से कम नहीं है। अर्थात दोनों को बराबर महत्व दिया गया है। किस मामले में? ऑप्शन है गोलकनाथ मामला
1967, केशवानंद भारती मामला 1973, मिनर्वा मिल्स केस 1980 और SR मुंबई मामला 1994। इसका सही आंसर होगा मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स 1980 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में होगा। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए रहेंगे। यह एक रथ के दो पहिए के समान होगा तथा मूल भावना तथा एक दूसरे से कम नहीं होंगे। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होगी। मूल भावना और संतुलित संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता होगी। निदेशक तत्वों के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह मूल अधिकार और निदेशक तत्व के जो टकराव है, इसकी वर्तमान स्थिति यह बनती है कि मूल अधिकार निदेशक तत्व पर उच्चतर है। फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं है कि निदेशक तत्व को लागू नहीं किया जा सकता। संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये वर्तमान स्थिति है मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच में। एक बार और ठीक से इसको समझ लीजिए कि यदि राज्य निदेशक तत्वों को लागू करती है और उससे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि राज्य का नीति निदेशक तत्व प्रभावी नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा जो भी संशोधन किया गया है वह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित तो नहीं कर रहा है। अर्थात मूल अधिकारों में संशोधन संभव है राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करते हुए, बशर्ते कि वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित ना कर रहा हो। ये जो सवाल हमने कराए हैं और उसके बीच में जो भी बातें मैंने बताई हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा की। आपकी सुविधा के लिए आज की क्लास में जो भी सवाल हमने लिए हैं इन 2500 सवाल के सही जवाब हमने यहाँ पर दे दिए हैं। आप इसके आधार पर अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बना सकते हैं। आज की क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिसे डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।